तो गुरु लोग जरा सोचो, आपने एक बॉम्ब बनाई हो जिससे हिरोशिमा और नागासाकी गिराया गया हो, जिसमें लाखों मासूमों की जान गई हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप सुकून की नींद सो पाएंगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत ओपनहाइमर से होती है, जिन पर केस की सुनवाई हो रही होती है। उनसे पूछा जाता है कि वो यूरोप क्यों गए थे, क्या आप वहाँ खुश थे? जिसके जवाब में ओपनहाइमर बोलते हैं कि मैं वहाँ पढ़ाई करने गया था और मैं वहाँ पे खुश नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ओपनहाइमर लैब में अपना काम कर रहे हैं, जहाँ उन्हें मन नहीं लग रहा है। उनसे लैब में एक इक्विपमेंट गिर जाता है, जिस पर लैब के असिस्टेंट उन पर गुस्सा होता है। फिर सभी लोग नील्स बोर्स का लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, पर लैब असिस्टेंट उन्हें बोलते हैं कि तुम सफाई करके आना लेक्चर में, जिस पर ओपनहाइमर गुस्से में लैब के असिस्टेंट के रखे टेबल पर एक फ्रूट में पॉइजन मिला देते हैं। फिर वो लेक्चर अटेंड करने जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत भागते हुए लैब में जाते हैं, जहाँ पे नील बोर्स उस फ्रूट को खाने ही वाले होते हैं, जिससे वो उनसे फ्रूट लेकर फेंक देते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे उनका मेंटल स्टेट सही नहीं था, वो मेंटली अनस्टेबल थे। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां ओपनहाइमर के केस पर लेविस स्ट्रॉस से सवाल जवाब किया जाता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप 1947 में ओपनहाइमर से मिले थे, जिस पर लेविस बोलते हैं हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है 1947 में, जहां वो ओपनहाइमर से मिले थे और वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। फिर ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टीन से जाकर मिलते हैं, वो उनसे बात करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और लुइस उन्हें हाय बोलते हैं, पर वो उन्हें कोई जवाब नहीं देते, जिससे लेविस को लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे नाराज हो गए हैं शायद। फिर सीन शिफ्ट होता है ओपनहाइमर पर, जहां उनसे मिस्टर रोब पूछते हैं कि क्या तुम किसी रशियन से मिले थे जब तुम यूरोप में थे, जिस पर वो बोलते हैं मुझे याद नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, यूरोप में, जहां वो इस्डोर और राबी से मिलते हैं और वो राबी उन्हें हाइजेनबर्ग से मिलवाते हैं। दोनों साइंटिस्ट हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं। फिर वो यूएसए वापस लौट आए और यहाँ आकर वो कार्टिक एंड ब्रुकलिन दोनों के पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग लेते हैं। फिर वो डॉक्टर लॉरेंस से मिलते हैं और वो फिर वहाँ स्टूडेंट को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिसमें मैं किसी तरह से पास हो गया था क्वांटम फिजिक्स में। खैर आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में लुइस के पास, जो बताते हैं कि इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब जो इल्जाम ओपनहाइमर पे लगी है उसकी। मैं आपको बता दूं कि ओपनहाइमर पर ये इल्जाम लगा है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं और वो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो देश के गद्दार है। एक्चुअली गवर्नमेंट उससे कहना चाहती थी कि गद्दारी करवे तो ये बहन के गद्दारी करवे। वो बताते हैं कि जब वो अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी में गए थे, तब वहाँ पर बहुत से कम्युनिस्ट आए थे, जिन पर एफबीआई ने नजर रख रखा था। तब से वो नजर में थे और एफबीआई को लगता था कि ओपनहाइमर सोवियत संघ से जुड़े हुए हैं। फिर वो और उसके भाई दोनों बाहर पार्टी करने जाते हैं, जहाँ उसका भाई बताता है कि वो शादी करने वाले हैं और वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ने वाले हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि जर्मनी के साइंटिस्ट ने यूरेनियम के न्यूक्लियस को 2 भागों में बांट दिया है, और जिस पर ओपनहाइमर बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर वहीं का एक प्रोफेसर ऐसा कर देते हैं, जिससे ओपनहाइमर को बम बनाने की एक आइडिया आता है और फिर कुछ दिनों बाद वो एक लड़की से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ओपनहाइमर को जब यह आइडिया आया कि उन्हें बॉम्ब बनाना है, तो वो ओपनहाइमर एक टीम बनाना शुरू करते हैं, जिसमें बहुत से लोग कम्युनिस्ट थे और डॉक्टर लॉरेंस को ये अच्छा नहीं लगा, जिस पर उन्होंने उन्हें बताया कि अगर तुम ऐसे किसी भी आदमी से जुड़े हो तो तुम्हें बॉम्ब बनाने के मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा। जिस पर ओपनहाइमर मान जाते हैं कि ठीक है, और वो बोलते हैं कि मैं सभी कम्युनिस्ट लोगों से दूर रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है लुइस पर, जो बताते हैं कि ओपनहाइमर पर इल्जाम मैंने नहीं लगाया कि वो कम्युनिस्ट है, उस पर इल्जाम किसी बोर्डन नाम के आदमी ने लगाया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ओपनहाइमर का पूरा परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इल्जाम बॉम्ब बनने के बाद कुछ सालों के बाद लगाया, जब ओपनहाइमर बहुत फेमस हो गए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब डॉक्टर लॉरेंस को विश्वास हो जाता है कि ओपनहाइमर किसी कम्युनिस्ट लोग से जुड़े नहीं है, तो वो बॉम्ब बनाने के लिए प्रोजेक्ट में उन्हें शामिल कर लेते हैं। फिर एक दावत में डॉक्टर लॉरेंस और ओपनहाइमर को दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जनरल लेस्ली ग्रुप से होती है, जिनके साथ लेफ्टिनेंट निकोलस भी वहाँ पे आते हैं। जनरल लेस्ली ग्रुप्स एंड ओपनहाइमर दोनों बातें करते हैं, जिसके बाद वो ओपनहाइमर को टीम का लीडर बना देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप अपनी टीम तैयार करो। जिसके बाद ओपनहाइमर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए लायक हैं और जिनकी उन्हें जरूरत है। ओपनहाइमर एक ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ से इस प्रोजेक्ट को आसानी से किया जा सके। वो वहाँ एक शहर बसाते हैं ताकि वहाँ साइंटिस्ट एंड वर्कर अपने फैमिली के साथ वहीं साथ में रह सके। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट के बारे में किसी और भी देश को पता चले। वो सभी वर्कर एंड साइंटिस्ट वहाँ 3 साल के लिए काम करेंगे। जब तक बॉम्ब बन न जाए तब तक कोई भी आदमी बाहर के आदमी से नहीं मिल सकता। सब कुछ इंतजाम करने के बाद वो लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड टेलर आते हैं, जो अपनी एक कैलकुलेशन को सभी को दिखाते हैं, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन चेन रिएक्शन की थी, जिससे एक बेकाबू चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी जो कभी नहीं रुकेगी और जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा और हो सकता है कि जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जिसके बाद ओपनहाइमर उस कैलकुलेशन को लेकर आइंस्टीन के पास जाते हैं और उनकी राय लेते हैं, जिस पर आइंस्टीन
एडिसन बोलते हैं कि अगर ये कैलकुलेशन सही है तो तुम्हें ये काम तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तुम पूरी दुनिया तबाह कर दोगे। जब टेलर की कैलकुलेशन को बारीकी से स्टडी किया जाता है तो ये पता चलता है कि वो बेकाबू चेन रिएक्शन की संभावना 0 है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ बोर्ड बताती है कि हम और भी साइंटिस्ट के बयान लेंगे जो कोई भी ओपेनहाइमर के साथ काम किया है या उनके करीबी हैं, जिससे लुइस थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कौन कौन साइंटिस्ट आ रहे हैं बयान देने। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ लॉस एलमोस में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ बॉम्ब बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि लैब में जहाँ सभी लोग बॉम्ब बनाने के तरीके पर डिस्कस कर रहे होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम यूरेनियम के जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे। तभी टेलर बोलता है कि हम यूरेनियम और प्लूटोनियम के जगह हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो कैसा होगा, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। यह आइडिया अच्छा है पर हम प्लूटोनियम यूज करेंगे। फिर क्लॉस फ्यूज नाम का एक और साइंटिस्ट उनके ग्रुप में शामिल होता है बॉम्ब बनाने के लिए। फिर लेस्ली ग्रुप्स और निकोलस वहाँ आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है और उसमें मुश्किलें आ रही हैं। फिर ओपेनहाइमर डॉक्टर फेर्मी, शिल्डर्स और हील से मिलते हैं। वो एक ऐसी मशीन को दिखाते हैं जो ऑटोमेटिक चैन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है। ओपेनहाइमर ग्रुप्स को बोलते हैं कि आप मेरा जितनी जल्दी सिक्योरिटी क्लियरेंस दिलाएंगे उतनी जल्दी मैं आपको बॉम्ब बना के दे सकता हूँ। फिर नील्स बोर्स भी वहाँ आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, जो ओपेनहाइमर को ये चेतावनी देते हैं कि तुम जो कर रहे हो उससे ऐसा ना हो कि वो पूरी दुनिया को खा जाए, जिससे ओपेनहाइमर परेशान हो जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम को लेकर बहस कर रहे हैं। फिर वहाँ से टेलर चला जाता है क्योंकि वो गुस्से में है क्योंकि लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। वो हाइड्रोजन बॉम्ब पे काम करना चाहता था, जिसके बाद ओपेनहाइमर उसे मनाते हैं और उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारी रिसर्च में मदद करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग में। मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग एटॉमिक बॉम्ब बनने के बाद हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें ये डिसाइड करना था कि हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाना चाहिए या नहीं, जिसमें लुइस और ओपेनहाइमर भी थे। जिसमें लुइस जोर डालता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब हमें बनाना चाहिए क्योंकि रसिया और जर्मनी हमसे आगे निकल रहे हैं हथियारों के मामले में। और वो ये भी बोलता है कि हमारे बॉम्ब बनाने के मिशन के बारे में रशियन को इसके बारे में पता चल गया था क्योंकि लॉस एलमोस में जहाँ बॉम्ब बन रहा था वहाँ पे जासूस थे। मीटिंग में लुइस और ओपेनहाइमर के बीच में हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर झड़प होती है और झड़प इस पर भी होती है कि लॉस एलमोस में जासूस थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। मीटिंग में हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने के लिए लुइस जोर डालता है पर ओपेनहाइमर इसे बनाने से मना करते हैं और बोलते हैं कि हमें रशियन के साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि हम इस बॉम्ब को नहीं बना रहे हैं और आप भी मत बनाइए, जिस पर लुइस नहीं मानते और बोलते हैं कि हमें इसे किसी और देश के बनाने से पहले बना लेना चाहिए। वही मीटिंग के बाद एक बोर्डन नाम का आदमी ओपेनहाइमर से मिलते हैं जो जंग में पायलट थे। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ लुइस से पूछा जाता है कि बोर्डन को ओपेनहाइमर की फाइल किसने दी क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली पायलट थे। उस समय वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे और उनके पास इतनी जानकारी नहीं होगी उनके फैमिली में कौन कौन है, उनके दोस्त कौन है, क्या करते हैं, उनके प्रोजेक्ट क्या है एक्सेट्रा। जिस पर लुइस बोलते हैं मुझे नहीं पता कि बोर्डन को फाइल किसने दी थी ओपेनहाइमर की। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं कि हिटलर मारा जा चुका है और जर्मनी ने हार मान ली है, जिससे लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग में वो लोग बॉम्ब बनाने के प्रति विरोध करते हैं, जहाँ ओपेनहाइमर आते हैं और बोलते हैं कि जर्मनी ने भले ही हार मान ली हो पर जापान अभी भी लड़ रहा है और हमें शांति बनाने के लिए बॉम्ब को बनाना जरूरी है। फिर ग्रुप्स ओपेनहाइमर और उनकी टीम एक छोटे से बॉम्ब की टेस्टिंग करते हैं, जिसके बाद वहाँ ग्रुप्स बोलते हैं कि मुझे बॉम्ब जल्द से जल्द चाहिए, जिस पर ओपेनहाइमर बोलते हैं कि पहले बॉम्ब की टेस्टिंग होगी और मेरा भाई मुझे यहाँ चाहिए, जिस पर ग्रुप मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा भाई एक कम्युनिस्ट है जिससे हम यहाँ पर उसे नहीं ला सकते हैं। जिसके बाद टेस्टिंग का नाम डिसाइड करते हैं, ट्रिनिटी। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने भाई को वहाँ लॉस एलमोस में शामिल क्यों किया जबकि वो एक कम्युनिस्ट था, जिस पर ओपेनहाइमर बोलते हैं कि तब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ ओपेनहाइमर और ग्रुप्स वॉर कमेटी और उनके सदस्यों से मिलते हैं, जहाँ वो जापान के उन शहरों को चुनते हैं जहाँ उन्हें बॉम्ब गिराना है क्योंकि उनका मानना है कि जापान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो लोग 2 बॉम्ब गिराने को डिसाइड करते हैं, एक अपनी ताकत दिखाने के लिए और दूसरी इसलिए ताकि वो लोग अगर पीछे ना हटे तो ऐसे बॉम्ब गिरते रहेंगे। फिर वो सभी लोग बॉम्ब की टेस्टिंग करने के लिए रेडी होते हैं, पर उससे पहले वो लोग 3 से 4 छोटे छोटे बॉम्ब टेस्ट करते हैं ताकि बॉम्ब की रियल टेस्टिंग हो तब उसमें कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग सेफ रहें। जब बॉम्ब फटेगा तो हमें कितनी दूरी पर रहना है, बॉम्ब कहाँ से ब्लास्ट करना है, सब कुछ तैयारी करने के बाद वो लोग सुबह 5:30 बजे का टाइम डिसाइड करते हैं टेस्टिंग के लिए। और अब उन्हें कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ है मौसम, और उस समय तेज बारिश हो रही होती है। बारिश रुकने के बाद सभी लोग बॉम्ब टेस्टिंग के लिए रेडी थे। सभी लोग बॉम्ब को फटता देखने के लिए सभी लोग तैयार थे। सभी लोग बाहर आते हैं, काले प्रोटेक्शन लेंस लेकर अपने स्किन पर स्किन प्रोटेक्शन लगाकर सभी रेडी होते हैं। घड़ी का टाइमर स्टार्ट होता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और इसी टाइम पर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की वो लाइन बोली, नाउ आई एम बिकम डेड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, और जिसके बाद टेस्ट कामयाब हो जाता है। फिर सभी लोग कामयाबी से बहुत
बहुत खुश होते हैं, लेकिन ओपनहाइमर इस बात से खुश नहीं थे। वो अपने आप से नाराज दिख रहे थे। फिर तुरंत अगले ही दिन बॉम्ब को लेकर ग्रुप्स वहाँ से चले जाते हैं जो जापान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। जब ग्रुप्स बॉम्ब को लेकर जा रहे होते हैं तब ओपनहाइमर ग्रुप से बोलते हैं कि वहाँ की सारी जानकारी मुझे देते रहना। पर वहाँ जाने के बाद ग्रुप्स या कोई भी ओपनहाइमर को बॉम्ब या किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, जिससे ओपनहाइमर परेशान हो जाते हैं। फिर ग्रुप्स के जाने के कुछ दिनों बाद रेडियो पर न्यूज आती है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया है, जिसमें लाखों मासूम लोग मारे गए हैं। ये खबर सुनकर सभी लोग खुश होते हैं, पर ओपनहाइमर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं। पर सबके सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि वो भी बहुत खुश हैं। जिसके बाद वो अपनी सफलता के लिए एक स्पीच देते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही परेशान और उदास हैं और अपने आप से नाराज हैं। वो एक इल्यूजन देखते हैं जिसमें देखते हैं कि उनकी वजह से पूरी दुनिया जल रही है, लोग रेडिएशन से मर रहे हैं। अमेरिका की सफलता की वजह से, जो कि ओपनहाइमर की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। जहां हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर ने जहां पर बॉम्ब बनाया है अब वो उस जगह को छोड़ रहे हैं, जिस पर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपको वो जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें और भी ऐसे जगह बनाने चाहिए ताकि हम और भी बॉम्ब बना सके। जिस पर ओपनहाइमर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो मासूम लोग मरे हैं उसका गुनहगार मैं हूँ और मैं ऐसे बॉम्ब नहीं बना सकता हूँ। ओपनहाइमर के मना करने पर प्रेसिडेंट नाराज हो जाते हैं और ओपनहाइमर वहाँ से चले आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद लुइस के बेटे की शादी में ओपनहाइमर वहाँ जाते हैं, जहाँ उन्हें लुइस बताते हैं कि क्लाउस फुस, जिसे उन्होंने अपने टीम में शामिल किया था, वो एक जासूस था। वो सोवियत यूनियन के लिए हमेशा से जासूसी कर रहा था। ये चीज FBI को पता चला कि क्लाउस फुस एक जासूस है और ये भी पता चला कि टीम में शामिल करने वाला ओपनहाइमर थे, तो FBI उसके पीछे पड़ गई। और क्योंकि प्रेसिडेंट को उन्होंने और बॉम्ब बनाने से मना कर दिया था तो पूरी गवर्नमेंट भी उनके पीछे पड़ गई। और जब उनकी फैमिली भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे तो उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया। फिर बोर्डन ने उनकी फाइल निकाली और उनके ऊपर मुकदमा किया और फिर लुइस ने इस केस को आगे बढ़ाया उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। टेलर जो ओपनहाइमर का साथी है वो उनसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन ओपनहाइमर मना कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां हम देखते हैं कि टाइम मैगजीन में ये छपा है कि ओपनहाइमर के खिलाफ लुइस ने लड़ाई की और अमेरिका की जीत हुई। इससे लुइस के असिस्टेंट को यह क्लियर हो गया कि ओपनहाइमर को फंसाने के पीछे लुइस का हाथ है और उन्होंने बोर्डन को वो फाइल दी थी जिसे उन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट किया ताकि ओपनहाइमर को फंसा सके। ओपनहाइमर को लुइस ने AEC ज्वाइन करने के लिए प्रस्ताव दिया क्योंकि वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्हें ज्वाइन करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए था, तो उन्हें क्लियरेंस नहीं मिला क्योंकि ओपनहाइमर की फाइल लुइस ने वार्डन को दी थी और वार्डन ने FBI को, जिससे वो पूरी तरीके से फंस चुके थे और उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए कोर्ट में अपील करना पड़ा, जिससे एक मीटिंग बैठी जो अभी चल रही है। और फिर लुइस इन्वॉल्व हुआ ओपनहाइमर से बदला लेने के लिए, क्योंकि ओपनहाइमर ने 6 साल पहले लुइस की बेइज्जती की थी और ऐसे कुछ काम जो लुइस करना चाहता था पर ओपनहाइमर की वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने उनकी पक्ष में नहीं बोला था, जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना। और फिर लुइस ने उन सभी लोगों को ढूंढा जो ओपनहाइमर से नफरत करते थे और उनके खिलाफ गवाही देने को बोला, जिसके बाद सभी लोगों का बयान लिया जाता है। डॉक्टर टेलर भी ओपनहाइमर के खिलाफ गवाही देते हैं क्योंकि उन्होंने उनके हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में ओपनहाइमर ने मदद नहीं किया था। टेलर के बाद वार्डन का बयान लिया जाता है, जिनके मुताबिक वो बोर्ड को बताते हैं कि ओपनहाइमर एक जासूस है सोवियत यूनियन का और वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिले हुए हैं। ओपनहाइमर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। फिर बोर्ड डॉक्टर हिल का बयान सुनते हैं। वो बताते हैं कि उनके मुताबिक ओपनहाइमर निर्दोष है और मिस्टर लुइस ने अपनी पर्सनल खुन्नस के लिए उन्हें फंसाने के लिए सब कुछ किया है। वो बताते हैं कि केस को यहाँ तक लाने में लुइस का ही हाथ है क्योंकि उन दोनों की नहीं बनती और कई बार ओपनहाइमर और लुइस दोनों के नजरिए अलग अलग थे, जिससे लुइस अपना काम नहीं कर पाया कई बार। फिर बोर्ड ग्रुप्स को बुलाते हैं जिन्होंने 1942 में बॉम्ब्स बनाने के लिए ओपनहाइमर को हायर किया था। वो बोलते हैं कि डॉक्टर ओपनहाइमर निर्दोष है और क्लेस फूस को टीम में शामिल करने का फैसला मेरा था, डॉक्टर ओपनहाइमर का नहीं, वो निर्दोष है। फिर ओपनहाइमर की बीवी को बुलाया जाता है जिनका नाम किटी है। किटी से पूछा जाता है कि क्या आप अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस पर किटी बोलती है नहीं, मैंने 1936 में ही पार्टी छोड़ दिया था अपने पति से शादी करने से पहले ही। फिर रात के समय ओपनहाइमर आइंस्टीन से मिलते हैं जो बोलते हैं तुमने अपनी देश की इतनी सेवा की और तुम्हारा देश तुम्हें गद्दार बोल रहा है, तुम्हें ये देश छोड़ देना चाहिए जैसे मैंने छोड़ी। जिस पर ओपनहाइमर बोलते हैं नहीं, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर हमें पता चलता है कि जब ओपनहाइमर और आइंस्टीन बातें कर रहे थे तब जब आइंस्टीन वहाँ से नाराज होकर चले गए थे तब से लुइस को लगता है कि ओपनहाइमर ने आइंस्टीन को उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोला था जिससे वो उनसे नाराज होकर वहाँ से चले गए थे और उन्होंने साइंटिस्ट को उनके खिलाफ मैनिपुलेट किया है। पर कोई नहीं जानता कि उस दिन ओपनहाइमर और आइंस्टीन के बीच क्या बातचीत हुई थी। एट द लास्ट बोर्ड डॉक्टर ओपनहाइमर के बयान को सुनती है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपने हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम क्यों नहीं किया, जिस पर ओपनहाइमर बोलते हैं कि मेरा जमीर मुझे कोस रहा था। जिसके
बाद बोर्ड बोलते हैं कि फिर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था तो आपने लोकेशन ढूंढने में मदद क्यों किया? क्या आपको नहीं पता था कि उसमें लाखों लोग मारे जाएंगे? जिस पर ओपनहाइमर बोलते हैं मुझे उस टाइम पर नहीं पता था। इस जवाब को देते समय डॉक्टर ओपनहाइमर बहुत ही दुखी और परेशान थे। सभी लोगों का बयान सुनने के बाद बोर्ड ये फैसला लेती है कि डॉक्टर ओपनहाइमर देश के प्रति वफादार हैं, पर उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लियर नहीं किया जाता उनके पास्ट के कारण, क्योंकि उनकी फैमिली कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने में सरकार की मदद नहीं की। और फिर उस दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर ओपनहाइमर और आइंस्टीन बातें करते हैं, जहाँ आइंस्टीन बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ अपनी कामयाबी के नतीजे को भुगतने के लिए। जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें लोग बुलाएंगे, तुम्हें मेडल देंगे और तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, पर वो सब तुम्हारे लिए नहीं होगा। फिर जब आइंस्टीन जाने लगते हैं तब ओपनहाइमर बोलते हैं कि क्या आपको याद है जब मैं आपके पास वो कैलकुलेशन लेकर आया था तब हमें लगता था कि हम ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर देंगे जो कभी नहीं खत्म होगा, और शायद हम सही थे, वैसा ही हुआ और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। और ओपनहाइमर ने ये सच बोला क्योंकि पूरी दुनिया उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए जुड़ गई, मानो एक ऐसा होड़ लग गया दुनिया को अपने अपने ताकत को बनाने के लिए।